गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 16, 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। वैसे आज काफ़ी टॉपिक थोड़े नए होने वाले हैं क्योंकि साइंस वाले पोर्शन से आज कुछ एडिटोरियल्स आर्टिकल्स वगैरह आए हैं। तो जैसे डॉक्टर दीदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये केस स्टडी है, वैसे तो केस स्टडी भी है, इनिशिएटिव भी है, तो कई बार एग्जाम्पल वगैरह देने के काम आ सकती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज एमोक, मतलब हमारा जो अटलांटिक मेरिडियन ओशियानिक सर्कुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कैसे काम करता है, ओशन करंट से क्या रिलेशन है इसका। एनडीएमए की कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी बात कर सकते हैं अपना जीएस पेपर 3 से, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक होता है वहां से। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या इसके बारे में बोला है, ये बात कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ये थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा न्यूज़ में है। रेड शिफ्ट डोपलर इफेक्ट गैलेक्सीज कैसे एक्सपैंड करती हैं, वो थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं साइंस वाले पोर्शन से। और इंडियन सिटीज़ के अंदर जो पोल्यूशन का स्टेटस है, वैसे ये टॉपिक रिपीटेड है, हम लोगों ने लास्ट वीक भी किया था जब आपको मैंने एनसीएपी के बारे में बताया था, तो ये वहीं से है तो टॉपिक। और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, वही घिसे पीटे से एडिशनल आर्टिकल हैं कि भैया वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक गवर्नर वाला टॉपिक भी है, ये देखिए आप यहाँ पे, गवर्नर सीएम जो तमिलनाडु वाला है, पता नहीं ये द हिंदू वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार एक ही टॉपिक को घिसा पिटा के रिपीटेड देते रहते हैं, उसी को टेक्स्ट में दे देते हैं, उसी को प्रोफाइल में दे देते हैं, उसी को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में दे देते हैं। तो पता नहीं इनके पास कंटेंट की कमी है क्या, बट एनीवेज, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बट अभी हम अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्लास को करें, एंजॉय करें और अपना जो ड्रीम है उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। 22 ऑफ जनवरी से हम अपना नया टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं 2023 के लिए। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो 2023 वाला, तो वैसे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए बच्चों, तो भैया बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। कन्विक्टेड लक्षद्वीप एमपी फैजल डिस्क्वालिफाइड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट किसी को सजा सुना देता है उसे कहते हैं कन्विक्टेड। अक्विटल का मतलब होता है जब कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी कर देता है, उसे अक्विटल बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फैजल, उनको कर दिया गया है डिस्क्वालीफाई क्योंकि मामला थोड़ा पुराना है। तो देखिए यार, हमारा जुडिशरी कैसे काम करता है, इतना स्लो काम करता है। 2009 का ये केस है और ये जो मिस्टर फैजल हैं वो एनसीपी से बिलोंग करते हैं और 2009 में उनके कंपटीशन में एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो खड़े हुए थे अपोजिशन में, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है अटैक किया था। तो इनके ऊपर जो है केस चल रहा था अटेम्प्ट टू मर्डर वाला। तो वो देखिए 2019 का केस है, भानों का केस है, अभी 2023 चल रहा है। तो 14 साल हो गए हैं भैया केस को चलते चलते, 13-14 साल हो गए हैं। अभी फाइनली डिसीजन आ गया है और उनको 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और आपको ये पहले से पता है कि अगर किसी भी केस में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा आपको होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इन भाई साहब को तो 10 साल की हुई है, तो इनको तो किया ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए मैं लोकसभा के जो सेक्रेटेरिएट हैं उन्होंने इनको नोटिस भेज दिया है, भैया आप अपना घर बैठिए, अभी आपको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले स्टेटस से हटा रहे हैं। बेसिकली वो एक पूरा मामला है। तो क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, क्या नहीं है। तो हमारा जो देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड वाला होना चाहिए, नो दैट, वो एक अलग है। उसके अलावा जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951, इसके अंदर भी जो है कई सारे बातें की गई हैं अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो। बट इस आर्टिकल में हम जो है सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो किस किस मामले में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। यही सेम जो चीजें हैं वो आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के ऊपर भी लागू होते हैं। देखिए, इलेक्शन जब होता है तो रैलीज वगैरह करवाई जाती हैं। उस समय अगर आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, डाउरी, सती वगैरह अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो, प्रीच करते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है भाई। तो ध्यान रखना है आपने रैली करने से पहले। यार फिर आपने कोई और इलेक्ट्रल ऑफेंस वगैरह किया है, बोथ कैप्चरिंग किया या कुछ और किया, करप्ट प्रैक्टिस कुछ भी किया, ठीक है, वोटर को अपने पैसा दे के वोट लिया है, उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 2 या 2 साल से सजा अगर आपको ज़्यादा होती है, वो आपको पता ही है पहले से। उसके अलावा इलेक्ट्रल एक्सपेंसेस, मतलब जो इलेक्शन में खर्चा होता है वो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है, लेकिन अगर आपने नहीं बताया है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
ठीक है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केस में भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे भाई अगर आप कहीं पे माइनिंग मिनिस्टर हो, ठीक है, माइनिंग मिनिस्टर हो और आपके बेटे की एक माइनिंग कंपनी है और अपने बेटे की माइनिंग कंपनी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो वो भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। या फिर आप खुद उस माइनिंग कंपनी के अंदर 25% का शेयर है अगर आपका और आप अपनी ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, तब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा। उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सरकारी मुलाजिम हो और भैया अगर आपको करप्शन के केस में, डिसलॉयल्टी के केस में अगर आपको नौकरी से हटाया गया है, डिसमिस किया गया है, उस केस में भी आप इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते और आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं डिस्क्वालिफिकेशन वाला, वैसे आपको अच्छे से पता ही है और लक्ष्मीकांत के अंदर भी डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये जो कंटेंट आपको दिया जाता है डेली बेसिस पे, यहाँ से थोड़ा रिवीजन में आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये स्टैटिक क्लास में हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्लास में जब करते हैं तो इसी टॉपिक को हम लोग 1-2 घंटे में करते हैं, बहुत आराम से एग्जांपल्स वगैरह दे के एंड ऑल दैट। यही मजा है क्लासेस करने का, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपके कंसेप्ट डेवलप होते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में प्रीलिम्स में, दूसरा पूछा गया था 2019 में, दोनों ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा भाई आपको इसको पढ़िए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के बारे में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला तो हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन यही बात करता है वो, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जब ये ऊपर ने हम लोगों ने बात किया था ना, ये 25% वाला, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह सकते हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो। तो ये उसके बारे में ही है। द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि इतना तो याद नहीं होता हम लोगों को कि कोई एक्ट कितनी बार अमेंड किया गया है, बट यूपीएससी ने पूछा है तो पूछा है भाई। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आसान है अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से जाते हो तो। अगर आप इसको सोचोगे कि हर पॉइंट मुझे याद होगा तभी मैं राइट आंसर दूंगा, तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सेकंड वाला पॉइंट आई डोंट थिंक सो मोस्टली बच्चों को याद होगा। बट स्टिल 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दें, कल इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए। EIA मस्ट बी डन बिफोर सैंक्शंस ऑफ द अर्बन प्रोजेक्ट्स। तो ये रूरल ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, अर्बन प्रोजेक्ट के बारे में है। बेसिकली मामला ये चंडीगढ़ का है। अब देखो ये एग्जैक्ट सच आपको मामले कहाँ के हैं, कौन से सिटी के हैं, ये माइन्यूट डिटेल की याद करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हो क्या रहा था, चंडीगढ़ में कुछ घर वगैरह बने हुए थे किसी कॉलोनी में। सरकार का ये प्रपोजल आया है कि वहाँ पे हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, और क्योंकि चंडीगढ़ वैसे भी एक वर्ल्ड हेरिटेज मतलब गार्डन सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, और ये भैया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। तो यहाँ पे इस तरह के चेंजेस वगैरह करना इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो, राइट। बट सरकार ऐसी ही है, प्रोजेक्ट लेके आती रहती है, बिल्डिंग्स तोड़ती रहती है, डिफोरेस्टेशन करती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो ये ठीक नहीं है। अर्बन एरियाज में अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लिया जाता है तो उससे पहले, मतलब उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले आपको EIA करना पड़ेगा, विच इज़ मैंडेटरी। EIA का मतलब होता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये असेसमेंट आपको प्रोजेक्ट से पहले करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं EIA। तो EIA इज अ टूल which is used to identify the environmental, social, economical, health impact on the project prior to the decision making। समझ रहे हो? आपको अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो उससे पहले एक प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा कि भैया वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ की जो एयर है, सोसाइटी है, उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लगता है उस रिपोर्ट में कि ज़्यादा गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो आप उसको अप्रूवल दीजिए, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये पूरी मामला यहाँ पे बनता है। EIA वैसे तो इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है, अमेरिका वगैरह में कहीं शुरू हुआ था, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोस्टली अभी 100 कंट्रीज़ के लगभग किया जाता है EIA। इंडिया में जो है बिल्कुल जो इसकी शुरुआत होती है बेसिकली वो 1976-77 में इनडायरेक्टली हुई थी। ठीक है, फिर 1994 में EIA वॉज मेड मैंडेटरी इन इंडिया अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, उससे पहले भी ये कुछ ना कुछ किया जाता था, लेकिन हर जगह पे नहीं किया जाता था। बट
2006 में सबसे पहली बार बहुत डिटेल में, देखिए 1994 में शुरू हुआ था ऑफिशियल तरीके से, बट 2016 में 6 में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने प्रॉपर EIA नोटिफिकेशन इशू किया था कि भैया हर प्रोजेक्ट से पहले ये मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर चेंजेस किए गए 2016 में, 2020 में और 2021 में। आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 2020 में क्वेश्चन पूछा था और 2020 में ही चेंजेस हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये एनवायरनमेंट वाली खासकर, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है, हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006। तो करना आपने कुछ नहीं है, 2006 और 2020 वाले में दोनों को आपस में कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन आसान था बट विच वाज क्वाइट फैक्चुअल। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बेसिकली हमारा जो EIA होता है इसके अंदर 8 प्रोसेस होती हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, कलेक्शन ऑफ द डेटा, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये EIA वाला जो पूरा चैप्टर है ना, आपको पता है कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा शंकर IAS में, ठीक है। पूरा चैप्टर दिया हुआ है, EIA की हर प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हर पॉइंट का क्रिटिसिज्म भी दिया गया है, ठीक है। अच्छे से उसको पढ़ना, आपने 2-3 बार पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में ही क्वेश्चन आता है, वो मेंस का ही टॉपिक है ये एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा इसका आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, डोंट शेयर डिटेल्स ऑफ द जोशीमठ सर्वे विद मीडिया। तो NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो देखिए क्या हुआ था ना, अभी इसरो ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक डेटा शेयर किया था जिसमें इसरो ने ये कहा था कि भाई जोशीमठ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है, सिंक हो चुका है विद इन फ्यू वीक्स, ऐसा इसरो ने कहा था। तो भाई जब इसरो ने ये अपनी रिपोर्ट इशू की तो लोगों के बीच में पैनिक हो गया, पैनिक हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब मीडिया वालों ने यही न्यूज़ जो है वो इतना दिन भर चलाया टीवी के ऊपर, पूरे देश में लोग पैनिक हो गए। सबको ऐसा लगने लगा कि हमारे जो पैरों के नीचे से ज़मीन है वो खिसक रही है, सबको ऐसा डर बैठा दिया। अब आपको पता ही है न्यूज़ चैनल वाले कैसे मिर्च मसाला लगा के छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हैं, है ना, राई का पहाड़ बना देते हैं, उनका काम है। तो जब सरकार को ये लगा कि ये ठीक नहीं है तो उन्होंने NDMA ने बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मीडिया को तो खैर इतना नहीं बोला है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के अंदर इंक्लूड हैं उनको कहा है कि मीडिया के साथ कोई भी डेटा शेयर ना किया जाए, ठीक है। वो डेटा आप जो भी कलेक्ट कर रहे हो वो पहले सरकार के पास आना चाहिए। और इसरो ने भी उसको रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया था ताकि पैनिक ना हो एंड ऑल दैट, राइट। और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि 10-12 एजेंसीज हैं, सब अलग अलग कंक्लूजन यहाँ पे बता रही हैं, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा है भाई कुछ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लोग नेचुरल कॉज को यहाँ पे जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी को जिम्मेदार मान रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो तो NDMA ने ये कहा है। NDMA क्या होता है थोड़ा सा वैसे आपको अलग से पहले से पता ही होगा। ये टॉपिक भी आपका जो है शंकर IAS के अंदर आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा, बट मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। तो NDMA जो है एपेक्स स्टेचुटरी बॉडी है। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स जुडिशरी है हमारी, राइट। एपेक्स कोर्ट उसको बोला जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो कि किसी कानून के द्वारा आती है, मतलब पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में लेजिस्लेचर पास किया जाता है। तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था, उसके बेसिस पे 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था प्रॉपर तरीके से। प्रधानमंत्री चेयरमैन है वही इसके, प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होते हैं। इसका मेजर गोल क्या होता है, जब भी कहीं पे कोई डिजास्टर आता है, और वो डिजास्टर नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही केस में कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या एमरजेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, वो सारा डिसीजन NDMA के द्वारा ही लिया जाता है। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसी हैं, प्लान्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, मतलब जो हमारी अथॉरिटी है इसके द्वारा उसको किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है NDMA गाइडलाइंस। हमारे यहाँ पे जो है 8 से 10 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स हैं, उन डिजास्टर को लेकर जो है एक पूरा गाइडलाइन दिया गया है NDMA के द्वारा, जो आपका एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, तो थोड़ा याद करें उसको आप। चलिए,
तो आज साइंस वाला पोर्शन है। वैसे तो साइंस वाला पोर्शन ये यूजुअली संडे को देते हैं, पहले सैटरडे को दिया करते थे, फिर संडे को देने लगे, अभी मंडे को आ रहा है। द हिंदू वाले थोड़ा चेंज कर रहे हैं शायद अपने पैटर्न को कुछ। तो देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप हम लोगों ने लॉन्च किया था और ये काफ़ी एडवांस्ड एक टेलीस्कोप होता है। इससे पहले हमारे पास हब्बल जो टेलीस्कोप है ये उससे एडवांस वर्जन है बेसिकली। तो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है ये हमारी गैलेक्सीज के अंदर, यूनिवर्स के अंदर काफ़ी डीप तक देख सकता है। डीप का मतलब ये है कि भाई 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी जिसे कहा जाता है बिग बैंग ना। बिग बैंग, बिग बैंग बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। बिग बैंग से पहले हमारा यूनिवर्स था ही नहीं, ठीक है। तो बिग बैंग जब हुआ तो केमिकल्स, फिजिकल फोर्सेस जो आप अपने आसपास देखते हो, स्पेस, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिग बैंग। तो बिग बैंग के बाद हमारी बनी गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर होते हैं स्टार्स, स्टार्स के होते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स पे होते हैं हम ह्यूमंस, ठीक है। तो बिग बैंग हुआ ना, उसके बाद बनी गैलेक्सी। गैलेक्सी में जैसे मिल्की वे, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब मिल्की वे के पास हमारी जो सेकंड क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। देखिए, हमारी जो मिल्की वे है ना ऐसी दिखती है, ये है मिल्की वेव, ठीक है। और इसके अंदर ना बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं मिल्की वेव के अंदर, और बीच में जो है एक ब्लैक होल टाइप का है, और यहाँ पे कहीं जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है भाई। ये एक ओरियन ब्रांच है, ठीक है। इस ओरियन ब्रांच के ऊपर हमारा सोलर सिस्टम है, और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो पूरा इसके चक्कर काट रहा है, क्योंकि गैलेक्सी भी ऐसे रोटेट कर रही है अराउंड दिस ब्लैक होल। और हमारे सन को जो है 250 ईयर्स, मिलियन ईयर्स के आसपास जो है वो लगता है पूरा एक चक्कर काटने के लिए। और इसी हमारे सोलर सिस्टम में हमारे फिर वो प्लैनेट्स भी हैं, 9 प्लैनेट्स, और सॉरी 8 प्लैनेट्स, वो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो पूरा गेम चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इसके आसपास वो ऐसे घूम रहे हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन कोई एक गैलेक्सी तो है नहीं, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द सोलर सिस्टम। और ये जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पे मिल्की वेव है, ठीक है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, दिस इज मिल्की वेव। देयर इज अनदर गैलेक्सी समवेयर, ठीक है, देयर इज अनदर गैलेक्सी समवेयर। कोई भी गैलेक्सीज हो सकती हैं, तो 1 2 3, ये जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। गैलेक्सी जब दूर जाएंगी तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। भैया हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, और ये गैलेक्सीज बहुत स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, स्पीड ऑफ लाइट, बहुत बहुत स्पीड से, ठीक है। तो ये एक्सपेंड जो कर रही हैं, इसका हमें कैसे पता चला? 1920s में मिस्टर हब्बल ने इसके बारे में बताया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। हब्बल भाई साहब को ये कैसे पता चला? हब्बल जी को इसको पता चला एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसे कहा जाता है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट ये डोपलर इफेक्ट के जैसा है। जैसे थोड़ा एग्जांपल मैं आपको अपने हिसाब से दे देता हूँ। वैसे तो साइंस का टॉपिक है बहुत बढ़िया, काफ़ी समय लगता है इसको करवाने में क्लास में, बट थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ रेड शिफ्ट होता क्या है। देखिए, हमारी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर हमारी जो है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल लाइट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सबसे एंड में यहाँ पे जो है वो रेड आता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे आ जाती है रेडियो वेव, सबसे एंड में आती है, ठीक है। रेडियो वेव्स सबसे एंड में आते हैं, बीच में फिर माइक्रोवेव्स आ गई आपकी, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे जो है एक और वेव आती है, मतलब विजिबल लाइट के अंदर बेसिकली हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वेव्स होती हैं अलग अलग, हर वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब होता क्या है, विजिबल लाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स। तो इधर से जैसे हम जिसे विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर वायलेट कलर होता है और इधर सबसे आगे रेड कलर होता है। तो देखिए, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, ठीक है। मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है, और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। देखिए वेवलेंथ होती है, ये ना वेवलेंथ होती है,
तो रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती वेव। इसलिए तो हम लोग रेड लाइट क्यों लगाते हैं? ताकि दूर से दिखे, रेड लाइट दूर तक ट्रेवल कर सकती है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज अगर आपसे दूर जा रही है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी। अगर कोई चीज आपके नजदीक में आ रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ, मोर डिस्टेंस मोर वेवलेंथ, लेस डिस्टेंस लेस वेवलेंथ। अब बात यह है कि ये जो गैलेक्सीज हैं ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये दूर जा रही हैं इनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और ये वेवलेंथ रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और रेड कलर आपको पहले से ही पता है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी की तरफ तभी शिफ्ट होता है कोई भी चीज जब वो दूर जा रही होती है। पास में आ रही होता है तो ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पे ब्लू जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। जब दूर जा रहे होते हैं तो रेड, क्लोज आ रहे होते हैं तो ब्लू। वायलेट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो वायलेट को लेके इतनी सेंसिटिव नहीं है, ब्लू को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ब्लू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मिस्टर हबल थे उन्होंने यही डिस्कवर किया था कि भाई जो गैलेक्सीज हैं वहाँ से जो वेवलेंथ आ रही है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है और इससे ये पता चलता है कि वो एक्सपैंड कर रही हैं। तो मिस्टर हबल ने पहली बार बताया 1920s में कि भाई हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। एंड इट इज वेरी क्लोज टू डॉपलर इफेक्ट ऑल्सो। एडविन हबल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये बहुत लैंडमार्क डिस्कवरी है। मैं तो आपको 2-4 मिनट में बता के निकल जाऊंगा, बट इट्स अ वेरी लैंडमार्क डिस्कवरी, क्योंकि इसी डिस्कवरी से ये पता चला था कि देयर वाज अ बिग बैंग। अब हब्बल भाई साहब ने ये कहा कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो किसी ने कहा कि अच्छा अगर वो एक्सपैंड कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ एक्सपैंड कर रही है तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना। तो जब कैलकुलेशन किया गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये पाया गया कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ये जितनी भी गैलेक्सीज थी दे वर कॉन्सेंट्रेटेड एज अ सिंगल पॉइंट, जिसे कहा गया सिंगुलैरिटी, और यहीं से हुआ बिग बैंग, और इसी बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ था। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि जो गैलेक्सीज हैं वो बिग बैंग के अराउंड 1 बिलियन ईयर्स बाद में बनी थी। ठीक है, 1 बिलियन ईयर्स। लेकिन अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा नई नई रिसर्च पता चली है, वो कहते हैं कि भैया जो बिग बैंग के बाद 200 से लेके 400 मिलियन के अंदर अंदर पहली गैलेक्सीज बन गई थी। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है भैया नई नई डिस्कवरी कर रहा है और हमारी जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो यूनिवर्स के बारे में हम लोग जितना जानते थे उस नॉलेज के अंदर हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। तो ये भी एक वैसी ही इन्फॉर्मेशन है। द गैलेक्सीज एक्चुअली स्टार्टेड फॉर्मिंग अराउंड 200 to 400 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, देखिए इस सारे कॉन्सेप्ट के लिए आपको साइंस का स्टूडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ी फिजिक्स है यहाँ पे, लेकिन वो फिजिक्स बिल्कुल बेसिक है, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, ये जरूरी होता है, एग्जाम में यहाँ से सवाल आ जाते हैं कई बार। ठीक है, अभी तो करंट अफेयर है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता, बट थोड़ा सा आप अपनी एंड पे भी सेल्फ स्टडी करें, थोड़ा इसको रिसर्च करें, रेड शिफ्ट क्या होता है एंड ऑल दैट, किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक पुराना टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। बेसिकली बात यह है कि NCAP, ठीक है, हमारा जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, ठीक है, ये सरकार ने शुरुआत की थी इसकी 2015 के अंदर। ठीक है, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, ये प्रोग्राम कुछ भी कह लीजिए, जिसमें सरकार ने क्या कहा था कि भाई इंडिया की 131 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था जो काफ़ी पोल्यूटेड थी, और सरकार ने यह कहा था कि भाई इनके अंदर पोल्यूशन हमें कम करना है। ठीक है, और ज़्यादातर फोकस किया गया था PM10 और PM2.5 के ऊपर। PM2.5 के ऊपर इतना फोकस नहीं है जितना PM10 के ऊपर है। तो इन 131 सिटीज में हमें पोल्यूशन कम करना है। अब आप सोच रहे हो सर PM2.5 क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि PM2.5 जो है ज़्यादा बड़ा पोल्यूटेंट होता है, मेजर कंसर्न तो PM2.5 ही होता है।
जो बहुत ही बारीक, बहुत ही माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर आसानी से चले जाते हैं, उसे PM2.5 कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि PM2.5 को डिटेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, और ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी महंगे आते हैं। तो क्योंकि सरकार के पास इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं भाई सेटअप करने के लिए सिटीज़ में, तो इसलिए सरकार ने कहा चलिए PM10 से ही काम चला लेते हैं। तो ये बनता है पूरा मामला। इसमें क्या किया था सरकार ने, कुछ टारगेट सेट किए थे, 40 मिलीग्राम क्यूबिक पर मीटर एंड 60 मिलीग्राम क्यूबिक पर मीटर फॉर PM2.5 एंड PM10। सरकार ने ये कहा था कि 2024 तक हम लोग इन 131 सिटीज़ के अंदर ये जो PM2.5 और 2.10 का लेवल है वो 30% से 20-25% से कम कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2024 तो आने ही वाला है जस्ट, अभी हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। तो सरकार ने कहा चलिए क्या करते हैं, टारगेट को अपडेट कर देते हैं। तो सरकार ने कहा चलो इसको 2024 की जगह 2026 कर देते हैं। मतलब 2026 तक हमें इनके अंदर जो पोल्यूशन है वो 40% कम करना है। पहले कितना था, 20 से 30%, अब कितना हो गया 40%। और 40% की भी कोई उम्मीद नहीं है कि हो जाएगा 2026 तक, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद सरकार चेंज होती है या नहीं होती है वो एक बाद का मामला है। ये थोड़ा सा आपको पता चल गया कितना इफेक्टिव हुआ है अभी तक। देख जैसा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, आउट ऑफ 131 सिटीज ओनली 38 सिटीज के अंदर हल्का फुल्का सा पोल्यूशन कम हुआ है। ठीक है, हल्का फुल्का, और वो भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि वो साल भर कम रहता है। तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा हम लोग नहीं कर पाए। हमारा टारगेट था कि भाई हम लोग 1500 मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाएंगे इन सिटीज़ के अंदर, बट अभी तक तो सिर्फ 180 ही सेटअप हुए हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लगाओगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे बनता है। परफॉर्मेंस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ऊपर हम लोगों ने बात कर ही लिया परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं है, लेट्स सी, जल्दी हम कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। अगर आप 2022 में दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ अगर आप देखते हो एज पर PM2.5, तो उसमें भैया दिल्ली सबसे ऊपर है ना। मुंबई भी है यहाँ पे, कलकत्ता भी है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारी सिटीज़ हैं। अगर आप इंडिया में देखो तो मोस्टली जो इंडियन सिटीज़ हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो गंगा प्लेन्स हैं उनके अंदर ही पड़ती हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, कानपुर, गाज़ियाबाद वो सब करके। चलिए, डॉक्टर दीदीज क्रिएटिंग सोशल कैपिटल इन द रूरल झारखंड, ये झारखंड का मामला है और झारखंड में ही इस इनिशिएटिव को लिया गया था। बेसिकली हमारा जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत इस इनिशिएटिव को लिया गया था। इसमें क्या होता है, उसमें कुछ महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, महीना डेढ़ भर की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। किस बारे में, जो हमारे लाइफ स्टॉक्स होती हैं, मतलब जो भेड़ बकरी वगैरह रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है कि इनको कौन सी बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करना है, इनको वैक्सीन कब दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। और इनके द्वारा वैक्सीन भी दी जाती हैं, वैक्सीन देने की ट्रेनिंग इनको दिया जाता है। तो ये एक प्रोग्राम लिया गया था और ये जो महिलाएं हैं इनको कहा जाता है पशु सखी, मतलब फ्रेंड्स ऑफ एनिमल। जो लोकल लोग हैं वो इनको कहते हैं डॉक्टर दीदी, तो डॉक्टर दीदी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये क्या करती हैं ना, डोर टू डोर सर्वे करती हैं, वहाँ पे कितने एनिमल्स हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बीमारी हैं, किसको वैक्सीन देनी है, कौन सी वैक्सीन देनी है, कब देनी है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, ब्रीडिंग, फीडिंग, वो सारी काम करती हैं ये लोग डोर टू डोर जा जाके, समझ रहे हो। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक भी ने भी काफ़ी प्रेज़ किया है इसको, और वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है बेसिकली झारखंड गवर्नमेंट की। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अभी तक 57,000 जो फार्मर्स हैं वो इससे बेनिफिट ले चुके हैं। बेनिफिट इन द सेंस कि मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गया है, जैसे गोट्स के अंदर अराउंड 30%, पोल्ट्री के अंदर अराउंड 40% का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ है। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो उन्होंने वहाँ पे लिया है। तो ये हालांकि एक रीजनल न्यूज़ है, बट इट्स अ केस स्टडी ऑल्सो। ठीक है, तो कई बार जो है, जैसे आपने मान लो कोई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो आप ये डेफिनेटली एग्जांपल दे सकते हो। कहीं पे अगर एनिमल हेल्थ या लाइफ स्टॉक हेल्थ को लेके क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो वहाँ पे भी अभी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक, एग्जांपल देने की चीज़ें काम आती हैं, एज सच पर्टिकुलर पशु सखी या फिर डॉक्टर दीदी के बारे में सवाल नहीं आता है।
ये सिर्फ एग्जांपल देने के काम है। ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है, हल्का सा मैंने आपके लिए डिटेल इसमें डाल दी है। कुछ एलिजिबिलिटी होती है पशु सखी की कि उसको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, उसके बाद खुद भी कुछ गोट्स वगैरह होनी चाहिए, 20 से 45 ईयर्स की एज उनको होनी चाहिए, वहीं की जो है नेटिव होनी चाहिए, ग्राम पंचायत जो है वो उनको रिकमेंड भी करती हैं। ये कुछ कुछ आप इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर काफ़ी ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, अगर आप झारखंड पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हो, बिहार पीसीएस की तैयारी करते हो, तो ये लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छी खासी डिटेल आपको पशु सखी के बारे में मिल जाएगी। तो वो थोड़ा आप खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो आर्टिकल आता है वो आता है रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट डीप वाटर सर्कुलेशन ऑफ द इंडियन ओशन। देखिए, इससे पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, इसे थर्मोहालाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी में, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है या ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपको ओशन करंट्स के बारे में पता होगा, राइट। ओशन करंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरफेस वाले, एक होते हैं डीप ओशन करंट्स। डीप ओशन करंट बेसिकली बॉटम में चलते हैं, बियॉन्ड 400-600 मीटर, या सरफेस जो बॉटम होता है उसके ऊपर चलते हैं। सरफेस वाले जो है ऊपर ऊपर वाले पानी पे चलते हैं। और ये हमारे जो पूरे ओशंस होते हैं वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक हैं, उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, ओशन करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो आप यहाँ इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड कलर वाला आपको नजर आ रहा है और जो ब्लू कलर वाला नजर आ रहा है, ये दोनों अलग अलग ओशन करंट्स हैं। रेड वाला जो ओशन करंट है ये है वार्म सरफेस ओशन करंट, ब्लू वाला है ये है डीप ओशन करंट्स। होता क्या है, जैसे आप इस पॉइंट को देखें यहाँ पे या इस पॉइंट को देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला वार्म सरफेस करंट है वो नीचे की तरफ सिंक हो रहा है ना, और यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। इस तरह से हमारे पूरे ग्लोब में, पूरी अर्थ के ऊपर जो ओशन वाटर हैं उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। अब पूछ रहे हैं सर ये मूवमेंट होती क्यों है? इसका मेन पर्पस होता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो, मतलब जो ट्रॉपिकल ओशंस हैं यहां से गर्म पानी जाता है पोल्स की तरफ, पोल्स पे जो कोल्ड वाटर होता है वो आता है बॉटम से होता हुआ ट्रॉपिक्स की तरफ, जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से अर्थ के ऊपर रहता है, ठीक है। ना तो हमारे पोलर ओशंस बहुत ठंडे हो पाते, ना ही हमारे ट्रॉपिकल ओशंस बहुत गर्म हो पाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया से चलता रहता है। तो ये जब ओशन वाटर इस तरह से मूव करता है तो ये बहुत काम करता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आप इसका यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है बेसिक तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक गल्फ स्ट्रीम होती है अटलांटिक ओशन के अंदर। ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो यहाँ से जनरेट होती है, ये एक सरफेस करंट होता है जो कि वार्म करंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से चलता है और ये वेस्टर्न यूरोप से होता हुआ फिर बाद में यहाँ पे सिंक हो जाता है, ठीक है। ये गर्म है, वार्म है, क्योंकि ये वार्म है तो इसके अंदर क्या होता है, सोल्ट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रॉपिकल एरिया से सोल्ट को पोलर एरिया में जाके डिपॉजिट कर देता है, और जब सोल्ट बढ़ता इंक्रीज होता है तो सैलिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और वहां पे कोल्ड वाटर पहले से ही है, कोल्ड वाटर ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। तो सोल्ट की वजह से और कोल्डनेस की वजह से जो पोल्स के ऊपर जो वाटर है वो नीचे की तरफ सिंक हो जाता है। तो ये सर्कुलर पूरा चलता रहता है अटलांटिक ओशन के अंदर, सारे ओशन में चलता है, अटलांटिक में भी चलता है, पैसिफिक में भी चलता है, इंडियन ओशन में भी चलता है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ समय पहले ये डिस्कवरी किया था कि ये जो अटलांटिक ओशन के अंदर सर्कुलेशन चल रहा है जिसे एमोक कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं एमोक, अटलांटिक मेरिडियन ओशन सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, ये डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा कुछ डिस्कवरी किया गया था थोड़े समय पहले। डिस्टर्ब इन द सेंस ये कह रहा है वो कि ये सर्कुलेशन हमेशा से ऐसे फिक्स नहीं था, ये चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इंडियन ओशन की कोई डिटेल हमारे पास खास नहीं थी, ना ही हमारे पास खास डिटेल पैसिफिक ओशन की थी, क्योंकि पास्ट का को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। पास्ट को आप कैसे स्टडी कर सकते हो, सैलिनिटी के थ्रू, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशंस के थ्रू, या फिर जो ओशन बॉटम के ऊपर कुछ रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं उनके थ्रू, बट इतना आसान नहीं था।
अब डीप ओशन के अंदर पहुंचना, क्योंकि हमारी जो ओशन की जो डेप्थ है वो 6000 मीटर तक जा सकती है। अब वहां जाना, वहां से सैंपल कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। बहुत एडवांस साइंटिफिक नॉलेज आपको चाहिए, इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए, बहुत पैसा भी लगता है भाई। तो इंडियन ओशन के बारे में हमें नहीं पता था। अभी हुआ क्या कि गोवा में जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, इसने यहाँ पे नाम दिया था गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड द ओशियनिक रिसर्च एंड स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड द एटमॉस्फेयर साइंटिफिक रिसर्च इन गोवा। ये नाम वगैरह आपने याद नहीं करने हैं, ये रेलिवेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने रिसर्च किया इंडियन ओशन के ऊपर और इनको उन्होंने ये पाया कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के जो सर्कुलेशन है उसी की तरह हमारा इंडियन सर्कुलेशन भी पास्ट में काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है। फ्रॉम 11 मिलियन ईयर्स अगो टू अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो ओशन, इंडियन ओशन के अंदर भी ये सर्कुलेशन चेंज हुआ है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए होता क्या है, जब यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जब गर्म पानी को यूरोप की तरफ लेके जाती है तो इससे पूरे यूरोप का क्लाइमेट रेगुलेट होता है, क्योंकि गर्म पानी है। तो गर्म पानी की वजह से यहाँ के जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो ओपन रहती हैं, यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल वगैरह भी होता है, यहाँ का जो पानी है वो फ्रीज नहीं हो पाता इस गर्म पानी की वजह से, समझ रहे हो। तो पूरा रेगुलेट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्शंस, ये जो सर्कुलेशन है वो वीक हो रहा है। और वीक होने की वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और भाई अगर ये ख़त्म हो गया तो व्हाट विल हैपन देन, ये गर्म पानी यहाँ पे नहीं जा पाएगा। गर्म पानी नहीं जाएगा तो हम आपका जो आर्कटिक ओशन है पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, यूरोपियन कंट्री भी फ्रीज हो सकती हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन ओशन के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मॉनसून है, एल नीनो है, ला नीना है, वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि इंडियन ओशन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, इंडियन ओशन गर्म हो रहा है तो यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इंडियन ओशन में जब रेनफॉल ज़्यादा होता है तो अटलांटिक ओशन में रेनफॉल कम होता है। तो यहाँ पे जब रेनफॉल कम होगा तो उसकी वजह से जो गल्फ स्ट्रीम है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और ये पूरा आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों के सर्कुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडियन मॉनसून के लिए भी ठीक नहीं है और इनके लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के, लेकिन एक बात सभी कॉमन कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है या जो ह्यूमन एक्शंस हैं उसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। अब इसमें और स्टडी करने की ज़रूरत है डेफिनेटली, बट ये जो एमोक वाला टॉपिक है 2 साल से न्यूज़ में है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, चाहे प्रीलिम्स में बने चाहे मेंस में बने। तो ये थोड़ा सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए यही है वैसे आज का पूरा टॉपिक। एडिटोरियल वगैरह में कुछ है नहीं आज, ठीक है। एडिटोरियल एक्चुअली दिया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ प्रोफाइल दिया हुआ है, आज एडिटोरियल आया ही नहीं है। लेकिन जो टेक्स्ट सेक्शन है या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसके अंदर गवर्नर वाला टॉपिक है जो कि हम लोगों ने परसों भी किया था, अच्छे से किया था, डिटेल में 2-3 बार किया है। तो वही कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दोबारा से डाल दिया है। बेसिकली तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो तमिलनाडु असेंबली से उन्होंने वॉकआउट कर लिया था, बाहर चले गए थे। क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे, ठीक है, ये वो उसके बारे में ही है। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ तो इसलिए बार बार रिपीट मत करवाओ मुझसे, ठीक है, आप भी परेशान हो जाओगे, मैं भी। एक और टॉपिक है, देखिए भोपाल गैस वाला, ये भी हम लोगों ने 2 दिन पहले किया था, है ना। वो कंपनसेशन वगैरह की डिमांड हो रही है सरकार की तरफ से, कंपनी कह रही है हम लोग कंपनसेशन देंगे नहीं। तो ये भी रिपीटेड टॉपिक है। ये द हिंदू वाले पता नहीं आजकल इनके पास पता नहीं तो टाइम नहीं है नई न्यूज़ क्रिएट करने का, पता नहीं क्या करते हैं लोग, एक ही टॉपिक को बार बार घिसा पिटा के रिपीट करते रहते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। कोई नया टॉपिक दो भाई, मज़ा आए करने में, है ना। तो ये है पूरे का पूरा आज का एनालिसिस और इसमें और तो कुछ है नहीं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। दोस्तों को भी बताओ चैनल के बारे में, मिल बैठ के सब जो है तैयारी करेंगे तभी मज़ा आएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।